हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बॉडी पे चार्ज होता है और बॉडी अनचार्ज भी होता है। फिर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी और डेवलपमेंट्स हुई तो हमको ये जानने की इच्छा हुई, हमने ये जानने की कोशिश की कि बॉडी पे इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे आता है। उसके लिए हमने बॉडी को टुकड़े करना शुरू किया। जब टुकड़ा करना शुरू किया तो मॉलिक्यूल मिला। मॉलिक्यूल पे हमने देखा मॉलिक्यूल पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था, यानी मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। जब तक हम उसको रब नहीं करते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर और छोटा किया और टुकड़ा करना शुरू किया तो एटम बना। एटम को भी हमने देखा, एटम वॉज ऑल्सो न्यूट्रल। एटम पे भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था, यानी वो भी न्यूट्रल था। फिर और डेवलपमेंट्स हुई और एक्सपेरिमेंट्स हुए, वैक्यूम ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट, और वहाँ जाके एक पार्टिकल मिला जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया और वो न्यूट्रल नहीं था, उस पर निगेटिव चार्ज था। और उसकी स्पेशलिटी क्या थी कि वो किसी बॉडी पे आके बैठ जाता था तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता था, और अगर ये किसी बॉडी से निकल जाता था तो भी ये बॉडी चार्ज मानी जाती थी। सो whatever phenomena we have studied so far, अब तक हमने चार्ज के बारे में जो भी स्टडी किया था, अब सबको हमने इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक्सप्लेन करना शुरू किया। यानी एक प्लास्टिक रॉड को हम रब करते हैं तो उसको निगेटिवली चार्ज मानते हैं, और ग्लास रॉड को रब करते हैं तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। जैसा कि सिल्क के साथ मैंने अगर प्लास्टिक रॉड को रब किया तो हमने क्या सोचा कि प्लास्टिक रॉड ये सिल्क का इलेक्ट्रॉन लेके आया। उसी तरह हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो हमने क्या सोचा, अब सिल्क ने ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन को रख लिया, तो इसलिए ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। और क्योंकि प्लास्टिक रॉड सिल्क वाला इलेक्ट्रॉन लेके आया इसलिए ये हो गया निगेटिवली चार्ज। इस तरह से इन सब चीज़ों में हमने इलेक्ट्रॉन के थ्रू इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किया, और इस तरह से एक थ्योरी बनी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। उसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट करके मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप नोट्स बनाते जाएं, और बीच में जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो हिंदी में बताऊंगा मैं, तो अगर हिंदी मीडियम वाले चाहें तो वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, उस वक्त तक जब ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी आया उस वक्त तक एटम का स्ट्रक्चर हमको पता चल चुका था। सो एटम के बीच वाले पार्ट को हमने पॉजिटिवली चार्ज माना, न्यूक्लियस को, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज माना न्यूक्लियस को। और देयर आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट, सो इलेक्ट्रॉन को हमने निगेटिवली चार्ज माना। सो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट इज, सो फर्स्ट पॉइंट, nucleus is considered as positively charged while electrons are negatively charged. Electrons are negatively charged, यानी नाभिक को हमने धनात्मक माना और इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब ये। दूसरा पॉइंट, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है, इसलिए जो नेट चार्ज यानी कुल आवेश होता है एटम का वो शून्य होता है, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल, सो द नेट चार्ज ऑन एटम इज 0। और नेट चार्ज को ही उस बॉडी का चार्ज माना जाता है, इसलिए उसको जीरो बोला जाता है। जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो का मतलब ये है उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, इसलिए उसको जीरो माना जाता है। थर्ड पॉइंट पे आएंगे हम लोग। मान लो ये दो सिचुएशन है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये 10 पॉजिटिव है इसके पास और 10 निगेटिव है, इसके पास 8 पॉजिटिव है और 8 निगेटिव है। जब हमने रब किया इसको तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर यहां पे आ गया। सो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने इसको दे दिया तो इसके पास अब कितना बचा, -9, और इसके पास कितना बचा, -9। रब करने में, सपोज करें आप रब करने में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इसके पास, इस बॉडी के पास। सो यहाँ पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 9 बचे। यहाँ पे पहले -8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे -8 था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 9 हो गए अब। सो आफ्टर रबिंग क्या हुआ,
ये ए है, तो इस पे कितना चार्ज हुआ, +1 का, और इस पे कितना का चार्ज हुआ, -1 का। +1 यानी यहाँ पे प्लस ज्यादा हो गया, यहाँ पे माइनस से प्लस ज्यादा हो गया, इसलिए इसका +1 क्या हुआ, नेट चार्ज, इसको नेट चार्ज बोलेंगे हम लोग, और -1 इसका नेट चार्ज। इस तरह से हमें मालूम होगा कि रबिंग करने पे एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा, यानी अपोजिट चार्जेस कैसे आते हैं यहाँ पे देखा हमने। अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे इस पॉइंट को। सो थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, दिस एक्सप्लेन्स डेवलपिंग अपोजिट चार्जेस, यानी जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होती है, और उसी से हमको ये मालूम हो जाता है कि एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आता है। हमने अभी एग्जांपल देखा कैसे एक पे पॉजिटिव आएगा और कैसे दूसरे पे निगेटिव आएगा, वही ये वर्ड्स में लिखा गया है। एंड अब क्या होगा, जब रब करेंगे हम तो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरे बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। सो इसको मैंने वर्ड में लिखा है, द बॉडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन विल बी निगेटिवली चार्ज, यानी जिस बॉडी के पास जब हम रब करेंगे, मान लो इसको निगेटिव इसमें ज़्यादा आ गया, ये निगेटिव को ले लिया और इसने लूज किया, तो ये जो निगेटिव को लेने वाला होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसने लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को जिसने लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। So the body with excess electron will be negatively charged and the body with which loses the electron becomes positively charged. इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकल जाएगा वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब एक पॉइंट और समझते हैं हम लोग। अब ये एक कंडीशन है, ये एक बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव, ये एक दूसरी बॉडी है। इस बॉडी को मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। सो वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरा इस बॉडी से अगर मैं एक प्रोटॉन यहाँ पे सप्लाई कर दूं, प्रोटॉन को दे दूं, तो भी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूं मैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या यहाँ से एक प्रोटॉन दे दूं तो। बट गिविंग अवे प्रोटॉन नेवर हैपेंस, नाइदर इट हैपेंस नॉर इट इज डन। क्यों नहीं होता है ऐसा? ये जितना अदला बदली का खेल है, चार्ज आने का खेल है, ये पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है। प्रोटॉन कभी इसमें भाग नहीं लेता है, और ये होता ही नहीं हमारे नेचर में। क्यों? क्योंकि जो मास होता है प्रोटॉन का वो 1837 टाइम्स, किसी बुक्स में 1835 आता है, 1840 तक भी आता है, 1835 टू 1840 के बीच डिफर करता है, बट ये वाला अप्रोप्रिएट है। 1837 टाइम्स ज्यादा है इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से। यही कारण है कुछ भी हम काम करते हैं तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी हमारी, या एक प्रोटॉन को देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, एकदम साफ है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान काम है, इसलिए प्रोटॉन को सप्लाई करना टफ है, ज्यादा एनर्जी खर्च होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से ही काम चलाया जाता है। जितना खेल ये होगा सब इलेक्ट्रॉन का होगा, और इसका मास 1837 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। सो इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। सो इसको लिखा है मैंने, whenever required its electron that moves because the mass of proton is 1837 times heavier than mass of electron। यानी जब भी कभी जरूरत पड़ेगी हमको बॉडी को चार्ज करने की, निगेटिव या पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन ही होता है जो मूव करता है। या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉडी से या बॉडी में एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है ये। सो जब भी हमको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स भारी होता है ना। सो प्रोटॉन बहुत भारी होता है, और प्रोटॉन को अगर हम शिफ्ट करें, प्रोटॉन को अगर हम ट्रांसफर करें तो एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होगी, इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से ही काम चलता है। सो ये रहा अपना चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सो जब भी हमें किसी बॉडी को चार्ज करना होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। सो ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण, यानी गिविंग चार्ज टू ए बॉडी इज इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी किसी बॉडी को चार्ज देने को हम विद्युतीकरण कहते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण के लिए जो जिम्मेवार होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक कंडीशन है, ये बॉडी है और हम चाहते हैं इसको निगेटिवली चार्ज करना, यानी मुझे इसको निगेटिवली चार्ज करना है और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ आए नहीं और ये निगेटिवली चार्ज हो जाए।
है ना, यानी इसमें कुछ आए भी नहीं और ये निगेटिवली चार्ज हो जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो यहां से हमारा एक पॉइंट क्या निकलता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी अगर इसको निगेटिव करना है तो इसमें कुछ आना पड़ेगा किसी चीज को, तब ये निगेटिवली चार्ज होगा। सो इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी जब भी चार्ज आएगा तो कुछ ना कुछ अपना मास लेके आएगा। पार्टिकल पे ही आता है चार्ज, ऐसे चार्ज नहीं आता है। सो अगर हम चाहें कि सन से हमको चार्ज आ जाए अर्थ पे, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बीच में वैक्यूम है और किसी पार्टिकल को आना पड़ेगा। चार्ज को आने के लिए सन से अर्थ पे किसी पार्टिकल को आना पड़ेगा। सो बीच में जो वैक्यूम है इसकी वजह से चार्ज सन से अर्थ पर चार्ज नहीं आ सकता है। सो इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, सो इन वैक्यूम चार्ज कैन नॉट मूव, यानी वैक्यूम में चार्ज मूव नहीं कर सकता है। सो ये रहा आपका शायद 6th पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने बोला कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही आएगा, यानी बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता है। अब आप ये बताएं इस नॉलेज के साथ कि अगर इस बॉडी में कोई निगेटिव चार्ज आया तो इस बॉडी के मास का क्या होगा, या इस बॉडी से अगर कोई चार्ज निकल गया, कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मास क्या होगा। चार्ज के लिए जिम्मेवार कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये निगेटिव चार्ज हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन एक आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस बॉडी के मास का क्या होगा। और दूसरा कंडीशन, इस बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके मास का क्या हो जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता है। तो अगर ये बॉडी निगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो कुछ ना कुछ मास लेके आया, भले ही कम मास लेके आया लेकिन मास लेके आया है। सो ऑब्वियसली ये बॉडी हैवी हो जाएगा और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो बॉडी हल्की हो जाएगी। सो इसको हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे। इसको मैंने लिखा है निगेटिवली चार्ज बॉडी विल बिकम हेवियर, यानी जिस बॉडी के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा वो बॉडी भारी हो जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो बॉडी हल्की हो जाएगी। इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। लास्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज माना जाता है, यानी सबसे छोटा, उससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। उसको एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अभी खोज हो गई, ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जो इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं बट फिर भी, जैसे कि क्वार्क्स, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट हम लास्ट पॉइंट लिख लेंगे। सो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो सबसे छोटा माना जाता है, सबसे एलिमेंट्री माना जाता है, सबसे बेसिक माना जाता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज एंड इज डिनोटेड बाई ई। इसको ई से डिनोट किया जाता है। और वो चार्ज होता कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है हम लोग आगे कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे, उसको डिफाइन भी करेंगे, एक कूलम कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नोट कर लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो ये डाटा है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्वांटम फिजिक्स में बहुत से छोटे पार्टिकल्स की खोज हो गई है जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को ही एलिमेंट्री मानेंगे। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको पता चलेगा क्वार्क्स की खोज हो गई है। क्वार्क्स, जिसपे जो 6 तरह के होते हैं क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, चार्म क्वार्क्स, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ये इसका डिनोट कैसे करते हैं वो है, अप क्वार्क्स को यू से, डाउन को डी से, चार्म को सी से, स्ट्रेंज को एस से, यानी जो भी इसका नाम है फर्स्ट लेटर से इसको डिनोट करते हैं। उस पर चार्ज कितना होता है? अप क्वार्क्स पे, चार्म क्वार्क्स पे और टॉप क्वार्क्स पे +2/3 का चार्ज है, और डाउन क्वार्क्स पे, स्ट्रेंज क्वार्क्स पे और बॉटम क्वार्क्स पे, इन तीनों पे -1/3 ई। सो -1/3 ई को देखें हम तो ई से छोटा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उससे छोटा है, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों एलिमेंट्री चार्ज मानते हैं? तो इसका कारण ये है, ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है। क्वार्क्स कभी भी ग्रुप में रहता है, फ्री स्टेट्स में नहीं रहता है। फ्री स्टेट्स में ये मतलब स्टेबल है ही नहीं, इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को ही एलिमेंट्री चार्ज मान के चलेंगे। दूसरा, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, किससे मिलकर बना है ये? तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बना है, और न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बना है। जैसे कि 1 अप क्वार्क्स
2e/3 प्लस फिर अप क्वार्क 2e/3 और डाउन क्वार्क्स -1e/3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2e प्लस 2e माइनस e, सो 3e/3 प्लस 3e/3, 3 कैंसिल, सो e प्लस e, यानी प्रोटॉन का चार्ज e होता है, मालूम है आपको। न्यूट्रॉन का होता है 1 अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स, सो -1/3e और एक अप क्वार्क्स है 2e/3 माइनस e/3 माइनस e/3, ये न्यूट्रॉन का है। सो इसका भी देखेंगे हम लोग 2e माइनस e, सो 0, इसलिए न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। किसी किसी बुक्स में ये आता है कि इलेक्ट्रॉन जो बना है, इलेक्ट्रॉन जो बना है 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। 3 डाउन क्वार्क्स मतलब dd, यानी -e/3 माइनस e/3 माइनस e/3। सो अगर हम इसको देखें तो -3e/3, 3 गेट्स कैंसिल, सो -e, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वन। इलेक्ट्रॉन इस फैमिली से है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरी तरह की फैमिली से मिलकर बना है, मिलके नहीं बना है, एक दूसरी तरह की फैमिली से बिलोंग करता है और उसका नाम है लेप्टन। सो ये सब हम लोग पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये क्वांटम फिजिक्स के पार्ट्स हैं। यहाँ पे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया कि बहुत सारे बुक्स में आप पढ़ेंगे क्वार्क्स की खोज हो गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वार्क्स। इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इसको सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिर्फ समझना है। अब आते हैं हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। सो वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग प्रॉपर वे में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग लिखना, नोट्स बनाना। इलेक्ट्रिक चार्ज का पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद वहाँ से शुरू करता हूँ मैं। सो पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण जिसके कारण उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। या किसी पदार्थ पर आया हुआ वो गुण जिसके कारण वो किसी दूसरे पदार्थ पे फोर्स लगा लेता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका सबसे आसान लिखना है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक property of matter। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख लें इनहेरेंट। इतना सिर्फ आपको याद रखना है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी पदार्थ का स्वाभाविक गुण है चार्ज। ठीक है, और ऐसी कितनी गुण होती हैं? 2, एक मास भी होता है और एक चार्ज भी होता है। अब आते हैं हम लोग, चार्ज का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। स्टेट कूलम होता है ESU में, CGS में। कितने तरह के होते हैं चार्ज? चार्ज 2 तरह के होते हैं, आपको मालूम है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज का। 2 टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव। कौन सी क्वांटिटी है चार्ज? चार्ज वेक्टर है और स्केलर है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। अब हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, बट बिफोर दैट, ये जो मैंने बोला, किसी मैटर की 2 इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज मास एंड द सेकेंड वन इज चार्ज। सो लेट्स हैव ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। एक उनके बीच अंतर जानेंगे हम लोग, छोटा सा अंतर है वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, चार्ज और मास में क्या अंतर होता है। द फर्स्ट डिफरेंस ये है कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और मास सिर्फ पॉजिटिव होगा। मास के बारे में हमने कभी सुना नहीं, -10 kg या -10 किलो, कभी नहीं सुना। मास सिर्फ पॉजिटिव होगा और चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। अब आते हैं स्पीड। स्पीड से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
दूसरा, मास इज डिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो हमारा मास चेंज होता है, इंक्रीज होता है हमारा मास, और इस इक्वेशन से वेरी करता है। m इज इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ बॉडी है, और m नॉट मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, और v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इक्वेशन 11th में मैटर नहीं करता था। 11th में इसलिए मैटर नहीं करता था कि वहां पे हम लोग बहुत कम स्पीड से डील करते थे, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के बारे में बात होगी, बट स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात करें 10⁻⁶, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब हम चलेंगे तो वहां पे स्पीड हमको देखने को मिलेगा 10⁸, मतलब इसी लेवल का, जो लाइट के स्पीड से ही ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। सो उस वक्त ये इक्वेशन मैटर करेगा, यानी यहाँ पे 12th में ये इक्वेशन मैटर करने वाला है। हमको क्यों समझ में नहीं आता था, अगर यहाँ पे 50 रखो, 60 रखो, तो सी स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके सामने हमारा इक्वेशन कुछ, मतलब हमारा जो स्पीड है 50-100 वाला, वो कोई मैटर नहीं रखता। ये 10⁸ के स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ के टर्म में जाता है। सो यहाँ पे हमारी स्पीड बहुत कम होने की वजह से ये करीब करीब 0 और 1 माइनस 0 1, और जो हमारा मास रहता है वही रहता है। बट जब ये सब आना शुरू होंगे 10⁶, 10⁸, तब फील आना शुरू हो जाएगा। ये डिफरेंस है हमारा मास और चार्ज के बीच। अब हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब आवेशों की योज्यता। चार्ज को नॉर्मल अलजेब्रा के रूल से हम लोग जोड़ सकते हैं। चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। क्योंकि स्केलर है इसलिए सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से इसको जोड़ सकते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग इसको, विल राइट इट। यहाँ पे लिखा है मैंने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता, यानी चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इनको आसानी से सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से जैसे हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही ये भी जोड़े जाएंगे। Q इक्वल टू जितने चार्ज होंगे सबको जोड़ के Q हो जाएगा। मैं वहां भूल गया था बताना, कैपिटल Q से हम इसको या स्मॉल q से डिनोट करते हैं चार्ज को। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn, जितने भी टर्म्स होंगे सबको जोड़े जाएंगे। जैसे अगर किसी सिस्टम के पास, इफ ए सिस्टम कंटेन्स प्लस Q माइनस 2Q प्लस 3Q एंड प्लस 5Q, देन इसको सबको जोड़ देंगे हम। 5 3 8 प्लस 1 9 माइनस 2 7Q, यानी Q इक्वल टू प्लस 7Q। प्लस 7Q विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के पास इस तरह के चार्जेस हैं तो सिस्टम के पास टोटल कितने चार्ज होंगे, प्लस 7Q। हम लोग देखेंगे सेकेंड। द सेकेंड पॉइंट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जों का मतलब आवेशों का क्वांटीकरण। ये लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Thus the charge on a body is always given by Q is equal to plus minus Ne। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। यानी अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज देना है तो हम कुछ भी नहीं दे सकते, हमको एक फिक्स क्वांटिटी है जो ये इतनी E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम देना पड़ेगा। तो नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, मतलब लगातार नहीं बढ़ेगा, यानी खंड में 1 दे दिया 2 दे दिया ऐसे बढ़ेगा, ऐसे मतलब इसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए इसका। जैसे हम 2.5 E नहीं दे सकते, 1.5 E नहीं दे सकते। यानी किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज देना है या तो 1 E दीजिए या तो 2 E दीजिए 3 E दीजिए, यानी ये नंबर पूर्ण होना चाहिए ये, इसलिए इसको बोला गया नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, यानी लगातार नहीं बढ़ता है ना, बट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है यानी ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल पूर्ण गुणज होता है, और उसको दिया जाता है Q इक्वल टू, इस इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। इसका क्या मतलब हुआ, प्लस माइनस क्यों, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहा है तो माइनस, अगर बॉडी से जा रहा है तो प्लस। क्यों नहीं दिया जा सकता,
क्यों सिर्फ 1e 2e 3e दिया जा सकता है? हम लोग ये क्यों नहीं दे सकते 2.5 1.5 ऐसा क्यों नहीं दे सकते? सो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इलेक्ट्रॉन को हम लोग आगे नहीं तोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, सो इट्स नॉट पॉसिबल। यानी इलेक्ट्रॉन को अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया क्वार्ट्ज को डिस्कस करने में कि इलेक्ट्रॉन किसी चीज से मिलकर नहीं बना है। ये लेप्टन फैमिली से बिलोंग करता है, ये सिंगल है, सबसे छोटा यानी एलिमेंट्री चार्ज माना जाता है। इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इससे छोटा हम लोग किसी बॉडी को चार्ज नहीं दे सकते, ना ही इससे छोटा हम लोग किसी बॉडी से निकाल सकते हैं। और इसी रूल को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका पहला फॉर्मूला तैयार हुआ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। सो आगे मैंने लिखा है द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, देयरफॉर चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज इक्वल टू, इसको नोट कर लें आप लोग। Now the third property. So the third point is conservation of electric charge. Conservation of charge, आवेशों का संरक्षण। Isolated electric charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. यानी isolated का मतलब सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। इस नेचर का चार्ज हम माइनस या प्लस नहीं कर सकते। नेचर बहुत संभाल कर रखता है, यानी नेचर का चार्ज हमेशा जीरो ही रहेगा। जीरो इन द सेंस नेट चार्ज जीरो, जितना पॉजिटिव रहना है उतना ही निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ये यूरेनियम टूटने से पहले, ये डीके होने से पहले 92 था, अब डीके हुआ थोरियम में और एक अल्फा पार्टिकल, तो 90 और 2। अभी भी हमारे नेचर का चार्ज कोई अंतर नहीं आया नेचर के चार्ज में। सो इस तरह से आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में प्रॉब्लम तब हुआ जब एटम बॉम्ब की डिस्कवरी हुई। ये सोचा जाने लगा कि एटम बॉम्ब की एनर्जी कहाँ से आई, तो उस वक्त आइंस्टीन ने क्लियर किया कि m पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी m मास c स्क्वायर के साथ बहुत सारी एनर्जी बनाता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर से। चूंकि c 10⁸ के ऑर्डर का है इसलिए बहुत सारी एनर्जी बनती है, बट उसके लिए m मास को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अगर m मास डिस्ट्रॉय हुआ तो बिना इलेक्ट्रॉन के तो कोई मास होता नहीं है। सो अगर m डिस्ट्रॉय हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ, व्हाट अबाउट इट्स चार्ज? इसका चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अभी हमने डिस्कस किया नाइदर वी कैन क्रिएट चार्ज नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय, सो इसकी कंट्रोवर्सी हो गई। इससे बचने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया पार्टिकल सोचा। एक नया पार्टिकल सोच के ये इमेजिनेशन किया कि जैसा हमारे नेचर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वैसा ही एक पार्टिकल होता होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। और उसकी प्रॉपर्टी ये सोची गई कि उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, यानी बहुत कम, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बाद में ये प्रूव हो गया कि पॉजिट्रॉन होता है, उसका नाम पॉजिट्रॉन रखा गया और बाद में ये प्रूव हो गया बात। सो एटम बॉम्ब के अंदर एक्शन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं, दे स्ट्राइक विथ ईच अदर। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसलिए टकराते हैं। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो इतनी तेजी से फोर्स लगता है कि दोनों की धज्जियां उड़ जाती हैं, यानी दोनों टूट जाते हैं। और दोनों टूटने पे क्या बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा एलिमेंट्री होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकरा के टूटेंगे तो वो क्या बनेंगे? एनर्जी की वेव्स हो जाएंगी, है ना, जैसे कुछ हीट कुछ लाइट, जैसा कि एटम बम टूटने पे हमको दिखता है। और ये बनने के बाद हम लोगों ने अपने रूल्स में मॉडिफिकेशन किए कि द चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उसके बाद अगर नेचर में कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो सोचा गया कि क्या चार्ज को हम बना भी सकते हैं? तो बाद में ये भी प्रूव हो चुका है कि जब गामा रेज हैवी मेटल से टकराती हैं, जैसे प्लेटिनम जैसे हैवी मेटल से,
तो वो ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी उसका एनर्जी नेचर खत्म, अब वो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मटेरियल में कन्वर्ट होती हैं तो क्या बनता है, मटेरियल में कन्वर्ट होंगी तो इसका आंसर साइंटिस्ट लोगों ने दिया कि जब वो उसका एनर्जी नेचर खत्म होगा और वो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगी तो एक मटेरियल नहीं बनेगा, दो, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो इस तरह से हमारे नेचर का जो कंजर्वेशन का लॉ है वो सेफ रहा। सो आई विल राइट द टू रिएक्शंस फॉर यू, प्लीज नोट डाउन। सो ये मैंने लिखा है, द चार्जेस इन पेयर मतलब जोड़ी में, कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी जोड़ी में क्रिएट किए जा सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का प्रोसेस मैंने समझाया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों जब टकराएंगे तो क्या गामा रे एनर्जी की वेव्स बन जाएंगी, है ना। दूसरा पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन युग्म उत्पादन, यानी पेयर में जोड़ी में उत्पादन कैसे होगा, तो जब गामा रेज प्लेटिनम जैसे हेवी मेटल के साथ टकराएंगी तो इसका जो एनर्जी का नेचर है ये ऑब्जर्व कर लेगा इसको, तो इसका एनर्जी का नेचर खत्म, इसका एनर्जी का नेचर खत्म तो कौन सा मटेरियल उत्पन्न होगा। सो इसका बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक उत्पन्न नहीं होगा। तो अभी भी हमारे नेचर का जो लॉ है वो सेफ रहा कि चार्जेस कोई कम नहीं हुए। यहाँ भी एटम बॉम्ब में जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक पॉजिट्रॉन को लेके डिस्ट्रॉय हुआ। सो हमारे नेचर का जो लॉ है वो सेफ रहा। अब एक छोटा सा कन्वर्जन हम लोग लिखेंगे, यानी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका एक छोटा सा लिख लेंगे हम लोग टेबल। ये कुछ चार्ज के यूनिट्स हैं कूलम में, ये जो सीजीएस में स्टेट कूलम बोलते हैं या ईएसयू, 3 इंटू 10⁹ होता है एक कूलम में, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम और ईएसयू ऑफ चार्ज, और 1 एब कूलम ये ईएमयू होता है, इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। और इसी को मैंने यहाँ से 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम कर दिया है, इज इक्वल टू 0.1 एब कूलम। 1 EMU ऑफ चार्ज कितना होता है, 1 EMU ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सो 1 EMU ऑफ चार्ज में होता है 3 इंटू 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज। चूंकि कूलम बड़ा क्वांटिटी है इसलिए प्रैक्टिकल में सिर्फ माइक्रो कूलम आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। सो कहीं कहीं ये भी मिलेगा आपको स्टेट कूलम, ज़्यादा माइक्रो कूलम से काम चलाना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा माइक्रो कूलम रहेगा। सो माइक्रो कूलम का मतलब कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। अगर डबल माइक्रो रहा तो, और ये सी कैपिटल है हर जगह, क्योंकि कूलम साइंटिस्ट का नाम है इसलिए ये कैपिटल है हर जगह, ये सी। 1 अगर डबल माइक्रो कूलम रहा तो 10⁻⁻12 कूलम, और यही चीज पीको के लिए भी होता है, पीको 1 पीको कूलम भी 10⁻⁻12 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻�9 कूलम, 1 फेम्टो कूलम 10⁻⁻15 और 1 एटो कूलम 10⁻⁻18 कूलम। ये एक डाटा है। If you haven't subscribed me yet, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you get all the notification of my upcoming videos. Thank you.